हेलो चैंपियंस, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी बाय सोनी पर। आज है बेसिक मैथ और कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2, जिसे हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक जो कवर किया जाएगा वह है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, पैराबोलास के ग्राफ, सर्कल के ग्राफ, इलिप्स के ग्राफ, ग्राफ के स्लोप के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में। तो पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। आपको एक ग्राफ खींचा गया है जिसका नाम है ए बी। ठीक, जिसका ए का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। मीन्स ए जो पॉइंट है वो x1 डिस्टेंस पर है, बी जो पॉइंट है वो x2 डिस्टेंस पर है। y एक्सिस में बात करें तो ए जो पॉइंट है वो y1 डिस्टेंस पर है और जो बी पॉइंट है वो y2 डिस्टेंस पर है। अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप के बारे में बात करें, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ग्राफ का स्लोप होता क्या है, तो वो है थीटा। कितना है? थीटा। ठीक, स्लोप निकालते हैं जब हम किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप इक्वल टू होता है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, होता है tan थीटा। और tan थीटा हम पीछे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो काम कर रहा है वो y एक्सिस का चेंज वैल्यू कर रहा है और बेस का जो काम कर रहा है वो x एक्सिस की चेंज वैल्यू कर रही है। मीन्स परपेंडिकुलर कर रहा है डेल्टा y और बेस का काम कर रहा है डेल्टा x। ठीक, अब डेल्टा y है क्या? कितना है डेल्टा y? तो डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे, वो है y2 माइनस y1 और डेल्टा x की जो वैल्यू है वो है x2 माइनस x1। अगर मैं स्लोप में रखूं तो m इक्वल टू ये वैल्यू हो जाती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका फार्मूला हुआ किस चीज़ का? स्लोप का। अगर हम बात करें जो ग्राफ खींचा गया है ए बी, उसके लेंथ की, तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या करते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत रेयरली इसका जरूरत पड़ेगा, लेकिन यूज हो सकता है ए बी की लेंथ का। अगर हम बात करें कि ग्राफ कहता क्या है, तो दिस ग्राफ सेज, कौन सा ग्राफ? यहाँ पर जो ये लाइन खींची गई है ए बी, ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। देखिए, y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो ग्राफ क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, यानी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, एम इक्वल टू होता है टेन थीटा। अलग अलग वैल्यू रखने पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? जैसे अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लूँ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लूँ, तो एम की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू होती है 0। अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लूँ तो एम की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से छोटा लूँ तो उसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अगर मैं थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री लूँ तो उसके लिए m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव, क्योंकि 90 डिग्री से ऊपर के लिए टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए एक ग्राफ खींचा गया है जो y एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए आया है और जो इंटरसेप्ट है वो c है। मीन्स
कितनी डिस्टेंस पर वो कट किया वाई एक्सिस को, वो है सी, जिसको बोलते हैं वाइथ इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? वाइथ इंटरसेप्ट, यानी सी है आपका वाइथ इंटरसेप्ट। अब ये वाइथ इंटरसेप्ट होता क्या है? एक्स सॉरी वाई की एक ऐसी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो वाई की एक वैल्यू होती है। अच्छा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एम इक्वल टू होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं ग्राफ में, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो कमा वाई वन, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई, वो हम पुट करने वाले हैं इस फार्मूले में। तो वाई टू का काम जो है वो करेगा वाई, और वाई वन तो पॉइंट आपका वाई वन है ही, एक्स टू का काम करेगा एक्स, और एक्स वन का काम करेगा जीरो। यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू क्या है? जीरो है। आगे इसको सॉल्व करिए, तो y माइनस वाई वन अपॉन क्या बचा? x बचा। आगे लेकर जाएंगे x को, अगर उधर लेकर जाएंगे तो m इंटू एक्स हो जाएगा, y माइनस वाई वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी y इक्वल टू हमें दिख रहा है एम एक्स प्लस वाई वन। और वाई वन की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? वाई वन की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? सी। सी क्यों सी? क्योंकि ये जितनी हाइट ऊपर जा रही है ये वाई वन ही तो है, वाई एक्सिस पे कितना है? वाई वन है, यानी कि सी के जगह पर हम वाई वन के जगह पर हम लोग रख सकते हैं सी। ये आपका हो गया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन। यानी कभी भी इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दी गई हो तो आप समझ जाइएगा कि उससे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब कुछ ग्राफ दिए दे रहा हूँ मैं, जिनसे आपको इक्वेशंस लिखनी है। मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ, वैल्यू है आपकी, इसकी मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ 37 डिग्री, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल दे रहा हूँ 0,3। उसी तरह से यहाँ पर एंगल मैं दे दे रहा हूँ 45 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये बोल दे रहा हूँ 0,5। अब इससे आपको लिखनी है इक्वेशन, और इक्वेशन लिखने के लिए अभी हमने फार्मूला बनाया है, y इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। वाई को छोड़िए, एम निकालिए। एम इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर से थीटा लिया जाता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब कि हम इधर की ओर चलते हुए, इधर की ओर चलते हुए इस एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं। इधर की तरफ चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज में क्या करते हैं? एंगल लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। ठीक, तो टेन 37 डिग्री, एक्स को रहने दीजिए प्लस सी। टेन 37 डिग्री की वैल्यू निकालना आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही बताया गया है। टेन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। ये रहा एक्स, ये प्लस सी, ये वाई। ये हो गई इक्वेशन आपकी इस ग्राफ की। इसी तरह से अगर यहाँ पर बात करें तो y इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। वाई को छोड़िए, एम इक्वल टू वही टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा फिर से मैं बोल रहा हूँ, थीटा हम लोग लेते हैं पॉजिटिव एक्सिस की ओर चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा आपका यहाँ पर 45 डिग्री ना होकर के होगा क्या? 135 डिग्री, यानी कि टेन 135 डिग्री। अब ये बताइए, जो 135 डिग्री है वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल होगा तो जो स्लोप आता है वो आपका नेगेटिव आता है। ठीक, टेन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 इंटू एक्स प्लस सी, यानी वाई इक्वल टू आ गया -x प्लस सी। इसकी भी इक्वेशन नीचे हमने इक्वेशन दिया है, और उससे आपको ग्राफ खींचना है, यानी कि अब इक्वेशन से ग्राफ खींचना है। ऊपर हमने क्या किया है? ऊपर हमने ग्राफ दिया था और इक्वेशन बनाया है। ग्राफ दिया था, इक्वेशन बनाया है। अब इक्वेशन दिया गया है, अब इससे आपको क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। आइए, ग्राफ खींचने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप m निकालिए यहाँ से। m इक्वल टू होता है टेन थीटा। m इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। अगर इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर दो चीज़ें आ रही हैं।
m इक्वल टू आ रहा है 1, इसके इक्वल टू अगर हम लिखें टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि टेन के फॉर्म में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। ठीक है। सी की अगर बात करें तो सी इंटरसेप्ट आ रहा है कितना, 4। दो चीज़ें निकल गई, एक थीटा निकल गया और एक 4 निकल गया। ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए ये आपका रहा वाई एक्सिस, ये आपका रहा एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट है 4। अगर इंटरसेप्ट 4 है यानी कि यहाँ पर कुछ 0,4 पे ये कट किया होगा, ये आपका इंटरसेप्ट है 4। और 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री आप जानते हैं कि कैसे लिया जाता है। 45 डिग्री लेने के लिए हम कुछ इस तरह से इंटरसेप्ट करेंगे, तो ये आपका होगा 45 डिग्री, क्योंकि हमें जो एंगल लेना होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलकर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलकर, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलकर एंटी क्लॉकवाइज में लेना होता है। तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। ये ग्राफ है x+4 का y इक्वल टू। आगे का ग्राफ खींचेंगे, अगला क्वेश्चन का जो ग्राफ खींचेंगे उसमें m की वैल्यू आपको दिख रही है √3, जिसके इक्वल टू हम रखेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा के फॉर्म में √3 की जो होती है वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए होता है। इंटरसेप्ट जो है इस बार -4 है, और इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो पहले हम खींचेंगे वाई एक्सिस, फिर है ये आपकी एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है -4 है, तो हम इस ग्राफ को उल्टा खींचेंगे। उल्टा का मतलब ये नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि इस बार इंटरसेप्ट जो है -4 है, तो यानी कि ये पॉइंट होगा 0,-4। ये पॉइंट हमने मान लिया 0,-4। और 60 डिग्री आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव एक्सिस की ओर चलकर कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाता है। तो ये आपका रहा ये। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, जो कि ये रही। ये हो गया ग्राफ आपका सेकेंड वाले का। इसी तरह से आप थर्ड का ग्राफ खुद खींच सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप ट्राई कर सकते हैं ग्राफ खींचने का। एक बार आप x इक्वल टू 0 रख के y को वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y इक्वल टू 0 रख के x को वैल्यू निकाल लीजिए। आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और जब दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ पे शो कर लीजिएगा। पहला कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, दोनों को मिला दीजिएगा। जब दोनों को मिला देंगे तो आप जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर की, और ये काम करेगा बेस का, इसको अगर थीटा मान लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस करके थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा आ जाएगा वो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके इस ग्राफ को हम आसानी से खींच सकते हैं। थर्ड वाला जो ग्राफ है वो मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में करके लाइएगा। ठीक है, घर पे ट्राई कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट ग्राफ में से पहला जो ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है f = -kx का। ये ग्राफ स्प्रिंग फोर्स का, ये जो फार्मूला है ये स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला है, और इसका हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं अभी। दरअसल ये इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि आखिर f = -kx का कैसे ग्राफ खींचते हैं। पहले तो इसमें अगर मैं बात करूं कि अगर मैं x लेता हूं पॉजिटिव, अगर इसमें मैं x पॉजिटिव लेता हूं तो माइनस साइन पहले होने की वजह से f जो हमारा है वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं x लेता हूं नेगेटिव तो f जो है हमारा है माइनस माइनस प्लस होकर के पॉजिटिव आएगा। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर f की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव रखने पर f की वैल्यू पॉजिटिव है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से, ये ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से। और ध्यान से देखिए, इसमें x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ये रही f की वैल्यू जो कि नेगेटिव, ये f की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पर देखिए f की वैल्यू पॉजिटिव। ऊपर f की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ है आपका f वर्सेज x का। ठीक है, दूसरा ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू x। तो जब y प्रोपोर्शनल होगा x के तो कैसा ग्राफ बनेगा,
लीनियर बनेगा, क्योंकि एक्स टू द पावर कितना यहाँ पर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और एक्स के पावर अगर 1 दिखेगा तो उसका ग्राफ लीनियर बनता है, 2 दिखेगा तो पैराबोला बनेगा। ठीक ना। तो वाई प्रोपोर्शनल का एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो पहले तो खींच लेते हैं एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। वाई प्रोपोर्शनल अगर एक्स है तो उसका ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन से, ये आप याद रखेंगे। ये जितने ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं कि अगर प्रोपोर्शनल एक्स के आ रहा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर के आ रहा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है एक्स के तो कैसा बनेगा, अंडर रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है तो कैसा बनेगा, ये सारे ग्राफ आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के किसी न किसी चैप्टर में यूज होते रहते हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के चैप्टर में ये यूज होते रहते हैं। ये जो ग्राफ है ये सेंटर से होकर जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। तो ये ग्राफ ओरिजिन से होकर जाएगा। अच्छा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस रहा। ठीक है। एक और चीज, जो वाई प्रोपोर्शनल एक्स है उसको लिखा क्या जा सकता है, वाई वन अपान वाई टू, एक्स वन अपान एक्स टू। यानी कभी भी प्रोपोर्शनल एक्स अगर आपको दिखे तो आप उसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई वन अपान वाई टू, एक्स वन अपान एक्स टू। ये न्यूमेरिकल लगाने में आसान हो जाता है। यहाँ से मैं बता दूं, अगर इसमें आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे टेंथ में, ओम्स लॉ पढ़े होंगे टेंथ में, जिसमें भी प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जब भी प्रोपोर्शनल होगा आई के तो इसको इक्वल टू लिखा जा सकता है वी वन अपान वी टू इक्वल टू आई वन अपान आई टू। अब अगर भी की वैल्यू यानी वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर देगा, वी वन से वी टू, यानी 10 वोल्ट से सपोज करिए 20 वोल्ट कर दिया, पूछ दिया कि आई की जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स चेंज हो गई, तो जब ये 2 टाइम्स तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। अगर वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, एक की दिया होगा दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। अगला जो ग्राफ है वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ये रहा y और ये रहा x। देखिए ये ग्राफ के टाइप्स हैं। प्रोपोर्शनल एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपको सीखना ही है कि किस तरह इनकी वैल्यू बनती है। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी अगर रख के देखूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही चलेगा। ठीक ना। तो आप इतना समझ जाइएगा कि कहीं पर भी अगर वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के तो उनका ग्राफ यहाँ पर ऐसा बनेगा। ठीक। अगला जो ग्राफ है वह है वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर का। जिस तरह से वाई प्रोपोर्शनल 1/x है उसी तरह से वाई प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर का भी ग्राफ बनेगा, बट बट थोड़ा डीपर होगा, यानी कि थोड़ा नीचे की तरफ होगा। कैसे, तो पहले हम खींच लेते हैं एक्स एक्सिस, फिर खींच लेते हैं वाई एक्सिस, और ग्राफ इसका देखिएगा, ग्राफ इसका कुछ नीचे से होकर जाएगा, लेकिन इनवर्स के जैसा ही होगा। देखिए इनवर्स के जैसा ही होगा, जिस तरह से वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के उसी तरह से वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ बन रहा है, बस थोड़ा डीपर बन रहा है। ये जो है ये थोड़ा देखिए, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर है। ठीक। यहाँ पर ये आपकी वाई एक्सिस रही और ये आपकी एक्स एक्सिस रही। पांचवा ग्राफ देखिए, पांचवा जो ग्राफ है वह है वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का। और अभी हमने कहा कि जब वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ठीक ना। पैराबोला बनता है। पैराबोला ग्राफ को हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं, उसके सारे केसेस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पैराबोला में भी एक तरह का नहीं कई तरह का ग्राफ बनता है। अभी के लिए मैं प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर का दिखाया हूँ, आगे जब हम पैराबोला में पढ़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं कई तरह की ग्राफ बनाएंगे अलग अलग इक्वेशन के अनुसार। यहाँ पर एक जनरल केस हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा किसका, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही बस लेकर देखूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुसार इनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू उसके स्क्वायर में बढ़ेगी, है ना, उसके स्क्वायर में बढ़ेगी। अब यहाँ से लिखना सिखा दूँ, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है तो ये कन्वर्ट हो सकता है y1/y2 इक्वल टू x2/x1।
यहाँ से भी हम लिख सकते हैं y1/y2 इक्वल टू x2/x1, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार स्क्वायर। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं y1/y2 इक्वल टू x2/x1, लेकिन यहाँ पर सॉरी x1/x2 का होल स्क्वायर। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उल्टा हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल बस है तो सीधा ही रहेगा। दो ग्राफ और हैं, देखिए y प्रोपोर्शनल टू 1/√x। ठीक, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √x के, तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसा कि हमने y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का ग्राफ खींचा है, लेकिन ये इस बार थोड़ा ऊपर जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर था तो डीपर था, एक्स स्क्वायर था तो डीपर था, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अब √x लग गया तो थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाएगा कुछ इस तरह से। अगर एक्स स्क्वायर था तो थोड़ा नीचे इस तरह गया था, एक्स था तो कुछ इस तरह गया था, अब अंडर रूट एक्स है तो थोड़ा ऊपर ऊपर ही जाएगा ये ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ तो आपका कुछ यहाँ से ही कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है आपका y प्रोपोर्शनल टू 1/x का क्यूब का। अब सोचिए, स्क्वायर था तो डीपर जा रहा था, स्क्वायर था तो डीपर जा रहा था कुछ इस तरह से। अब x का क्यूब है तो और डीपर जाएगा, x का 4 रहेगा तो और डीपर जाएगा, x का 5 रहेगा तो और डीपर जाएगा, ठीक ना। क्यूब है तो क्यूब के लिए हम ग्राफ खींचते हैं, ये थोड़ा और डीपर 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 जाएगा ग्राफ। ठीक, यहाँ पर ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा एक्स एक्सिस। तो ये रहे ग्राफ कुछ फेमस जो कि यूज होने वाले हैं। यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y1/y2 इक्वल टू x2/x1 के पावर होल क्यूब, ठीक ना। ये जब मैं आपको आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं समझाऊंगा कि आखिर प्रोपोर्शनल का यूज करते कैसे हैं, कैसे इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चीज़ की वैल्यू चेंज करके दूसरी चीज़ की वैल्यू पूछ दी जाती है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, अभी तक जितने बेस्ड हम लोग ग्राफ पढ़े हैं उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप एक गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में मैं पहले कांस्टेंट कह दे रहा हूँ टी को। अगर टी कांस्टेंट है तो आपको पी वर्सेज वी का ग्राफ खींचना है। अगर पी कांस्टेंट है तो आपको वी वर्सेज टी का ग्राफ खींचना है। अगर वी कांस्टेंट है तो आपको पी वर्सेज टी का ग्राफ खींचना है, पी वर्सेज टी का ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब टी को कांस्टेंट कह दिया गया तो पी वी इक्वल टू क्या बचा, कांस्टेंट बचा। क्यों कांस्टेंट बचा, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है जो कि कांस्टेंट होगा, ये गैस कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर को कांस्टेंट बोल ही दिया गया है, यानी ये टोटल वैल्यू आपकी हो गई कांस्टेंट, यानी पी वी इक्वल टू क्या बचा, कांस्टेंट बचा। तो जब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट बचा तो पी भी को उधर लेकर जाइए, तो कांस्टेंट अपान क्या आएगा, भी आएगा, और कांस्टेंट हटाने पर साइन लग जाता है प्रोपोर्शनल का, और ये यहाँ पर आपको अब दिखने लगा कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अब इसका हम खींचेंगे ग्राफ। तो अब बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना आता है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपका कुछ इस तरह जाता है। ठीक, यहाँ पर ऊपर जो है वाई एक्सिस जो है वो P है, और एक्स एक्सिस में जो है वो V है। अच्छा, अगला केस अगर आप देखिए तो इसमें P को कांस्टेंट बोला गया है। अगर P कांस्टेंट होगा, एन आर कांस्टेंट है ही, तो V प्रोपोर्शनल दिखेगा किसके, T के। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल दिखेगा T के, और प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचने के लिए
आपको बता दिया गया है कि प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है स्ट्रेट लाइन में। ये वाई एक्सिस में जो है वो आपका भी है और एक्स एक्सिस में जो है वो आपका टी है। सेम उसी तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में, इसको आप ट्राई कर सकते हो होमवर्क में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्लोप के बारे में जानेंगे। स्लोप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हम पीछे भी ले चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा एक स्लोप का डिफरेंशियल फॉर्म हम आपको देने वाले हैं। डिफरेंशियल फॉर्म जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो स्लोप का एक फार्मूला हम आपको देना चाहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, ताकि अगर हमें इक्वेशन दिया हो किसकी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, तो हम उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल सकें। उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल सकें, स्लोप निकाल सकें। तो स्लोप इक्वल टू हमने पढ़ा क्या है, स्लोप इक्वल टू हमने पढ़ा है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, एम एक्स प्लस सी। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो डी वाई बाई डी एक्स, एम कॉन्स्टेंट है रहने दीजिए, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में यानी डी एक्स बाई डी एक्स, और सी का डिफ्रेंशिएशन अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाता है जीरो। यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स का हो जाता है कैंसिल आउट। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, एम। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, स्लोप का। अब यूज कैसे करते हैं इस फार्मूले का, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज करिए y इक्वल टू हमने लिया 2x प्लस 7, और इस ग्राफ का पूछ दिया गया स्लोप। तो एक तो डायरेक्ट स्लोप हम निकाल सकते हैं कंपेयर करके, किससे कंपेयर करके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब हम इस फार्मूले से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स जिसमें एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो ये बस बचा 2 × 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, क्या बचा 2। तो इस तरह भी 2 आ रहा है, इस तरह भी 2 आ रहा है। एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू -3x² प्लस 30। सपोज करिए हमने ये एक इक्वेशन लिया, इसका स्लोप निकालना है। तो अब इसका स्लोप निकालने के लिए हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज नहीं कर सकते। जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज नहीं कर सकते हैं तो स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करके। अच्छा ये बताइए, जो ऊपर वाला ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, लेकिन नीचे वाला क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, नहीं। इसलिए हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज नहीं कर सकते। तो स्लोप निकलेगा कैसे, स्लोप स्लोप निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स की वजह से। आइए -3 को रहने दीजिए, पावर पहले चली जाती है, और x के पावर जो भी है वो उसमें से एक पावर कम हो जाती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। -3 टू जा 6 x आया। यहाँ पर देखिए जो स्लोप आ रहा है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x पे डिपेंड करने का मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो वेरिएबल है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, वेरिएबल है। यानी x की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ उसका स्लोप भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्राफ है हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला के बारे में, और पैराबोला के एक दो केस नहीं, कई सारे केसेस हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के पैराबोला के ग्राफ बनते हैं। पहला हम केस जो लेते हैं वो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का लेते हैं। y प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। अब सोचिए, अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रखूंगा तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी x की वैल्यू निगेटिव होने पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होने पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी कि ये जो y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ना हो, x की वैल्यू नेगेटिव क्यों ना हो। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू इधर पॉजिटिव मिल रहा हूँ, इधर पॉजिटिव में ले रहा हूँ, इधर नेगेटिव में ले रहा हूँ, तो दोनों कंडीशन में y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और कैसी आएगी, इंक्रीज करते हुए। कैसी आएगी, इंक्रीज करते हुए। यानी कि ये स्लोप जो बनेगा कुछ, स्लोप जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का। ये जो स्लोप है दोनों तरफ सिमेट्रिक रहना चाहिए,
दोनों तरफ सिमेट्रिक रहना चाहिए, ठीक ना। ये थोड़ा नीचे हो गया है ओरिजिन से, ये ओरिजिन से थोड़ा नीचे हो गया है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब सही है इसका। अगला जो ग्राफ है वो वाई प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स स्क्वायर के, वाई प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक ना। अब वाई प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक बार देखिए अगर मैं एक्स को वैल्यू पॉजिटिव रख रहा हूँ तब भी वाई को वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक्स को वैल्यू नेगेटिव रख रहा हूँ तभी वाई को वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस बार माइनस पहले, इस बार माइनस पहले है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक ना। यानी इस बार जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, बट 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 उल्टा बनेगा। तो ये हमने खींचा वाई एक्सिस, ये हमने खींचा एक्स एक्सिस, लेकिन इस बार ये नीचे की तरफ बनेगा, तो इसका जो ग्राफ है नीचे की तरफ बनाते हैं। आइए, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनेगा। नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इस बार जो ग्राफ है वो ओरिजिन से ही होकर जाएगा, लेकिन नीचे की ओर जाएगा। ओरिजिन से क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो रख रहे हैं इसमें, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखी जा रही है, एक्स की वैल्यू जीरो रखी जा रही है तो वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रखी जा रही है तो वाई की वैल्यू जीरो, इसलिए ये किससे पास करेगा? ओरिजिन से। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। उसका भी केस देख लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। हाँ, यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू जीरो लूंगा तो y की वैल्यू सिक्स आएगी, जीरो नहीं आएगी, यानी कि इस बार जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से पास नहीं करने वाला, वो ओरिजिन से पास नहीं करने वाला, बल्कि x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू सिक्स से पास करेगा। वो ग्राफ कहाँ से पास करेगा? y इक्वल टू सिक्स से। तो यहाँ पर रहा y इक्वल टू सिक्स, y इक्वल टू सिक्स, और यहाँ से ही इसका ग्राफ पास करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ पास करेगा, इसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं। हाँ, अब सही है, ठीक। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स में x को जीरो रखने पर सिक्स आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। सपोज करिए यही जो इंटरसेप्शन है वो निगेटिव आ जाए, मीन्स माइनस सिक्स आ जाए, माइनस सेवन आ जाए, तो क्या करेंगे? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ भी बनेगा, और माइनस सिक्स है तो इंटरसेप्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। इंटरसेप्शन नीचे का मतलब ये है कि देखिए, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर y एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर y की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स कहाँ आता है? नीचे की तरफ आता है, ये रहा आपका माइनस सिक्स। लेकिन जब इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो वो माइनस सिक्स से होकर जाएगा और कुछ ऐसा होकर जाएगा। इसको सेटल कर लेते हैं माइनस सिक्स तक लाकर। हाँ, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होता तो नीचे की तरफ आता, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। और इंटरसेप्शन माइनस सिक्स आ रही है तो माइनस सिक्स के यहाँ से जाएगा, माइनस टू आती तो ऊपर थोड़ा, वन आती तो ऊपर, और ऊपर और ऊपर, जैसे जैसे वैल्यू पॉजिटिव होती जाती है और ऊपर होता जाता है। और कुछ केस देखते हैं, क्या केस बन सकता है? y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स का। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, रूट एक्स है, लेकिन ये ग्राफ भी पैराबोला की तरह ही बनता है। कैसे? इस रूट को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स, यानी इस बार देखिए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा था, लेकिन इस बार x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? x एक्सिस की ओर बनेगा, इधर बनेगा x एक्सिस की ओर। कैसे? देखिए, y की वैल्यू जीरो रखने पर x की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, तो इसका ग्राफ x एक्सिस की ओर बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा कुछ ऐसा। इसको हम थोड़ा सा ओरिजिन से पास करा लेते हैं, ये ओरिजिन से पास करता हुआ, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y है और ये आपका x है, ठीक है।
क्या और कोई केस बन सकते हैं? इस केस पर मैं तो आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। y इक्वल टू रूट एक्स पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे लेता हूँ। बहुत फेमस इक्वेशन है हमारे फिजिक्स का, t इक्वल टू टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल बाई 6, सॉरी एल बाई जी। ठीक, तो यहाँ पर g कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो t प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एल के। टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एल के। तो देखिए इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे टी वर्सेज एल का, तो वो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक ना। तो ये पैराबोला के ग्राफ थे कुछ अच्छे वाले, यानी कि अलग अलग केस वाले, जो कि आपको आना चाहिए। हर एक केस इंपॉर्टेंट है, हर एक केस, चाहे रूट एक्स हो, चाहे ये हो, चाहे x² + 6 वाला हो, -x² वाला हो, या x² वाला हो, हर एक केस इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी कैसी भी इक्वेशन दे करके आपको ग्राफ पूछ सकता है, या ऑप्शन दे सकता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराबोला के बाद जो अगला ग्राफ आता है वो आता है सर्कल। अब ये छोटे छोटे ग्राफ है, मेन जो ग्राफ थे वो स्ट्रेट लाइन थे, पैराबोला थे, जो फिजिक्स में हाईली यूज होते हैं। सर्कल का ग्राफ बहुत रेयरली, बहुत कुछ ही चैप्टर में, एक दो चैप्टर में यूज होता है। एलिप्स भी एक ही दो चैप्टर में यूज होता है, लेकिन हाईली यूज होने वाले ग्राफ जो थे वो स्ट्रेट लाइन के थे और पैराबोला के थे। उनका स्लोप भी इम्पोर्टेंट था कि उनका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे वेरी करता है पॉजिटिव नेगेटिव में या जीरो में, कैसे वेरी करता है, वो हम आपको एंगल के थ्रू बता दिए हैं। आगे अभी हम आपको और स्लोप के बारे में हम बात कर लेंगे कि उनका स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे देखते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं पॉजिटिव होगा, कैसे कंसीडर करते हैं नेगेटिव होगा। लेकिन अभी सर्कल के लिए देखते हैं। सर्कल की इक्वेशन मैथ में पढ़ाई जाती है। सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² + y² = r²। ये इक्वेशन है सर्कल की। तो इसका अगर हम फिगर बनाए सर्कल के लिए, तो सर्कल का फिगर या जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा आपका एक सर्कल, यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं एक्स एक्सिस की। ठीक है, इसमें जो ये वैल्यू है, ये ये आपकी है रेडियस। ये आपकी क्या है? रेडियस है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। यानी कभी भी आपको इस फॉर्म में अगर कभी भी आपको दे रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो उसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, सर्कल के जैसा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि x² + y² = 5², 6², 7² -7², कुछ भी अगर होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, सर्कल के जैसा। इलिप्स के बारे में बात करते हैं। इलिप्स जो है सर्कल से ही बना है। सर्कल से कैसे बना है ये बात करते हैं इसके। x² + y² = होता है r²। r² को अगर मैं इधर लाऊंगा इंटू 1 करके, तो ये x² के भी अपॉन में आएगा। अगर यहाँ पर इंटू 1 कर दीजिए तो ये इंटू में है, तो इसके भी अपॉन में आएगा, y² के भी अपॉन में आएगा, और यहाँ पर बच गया 1। ठीक, तो अगर x² / r², y² / r² दोनों यहाँ पर अगर वैल्यू सेम थी तो क्या बन रहा था? सर्कल। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होती, अलग अलग होने का मतलब, सपोज करिए x², यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a², यहाँ पर y² है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ b² = 1। तो अब अगर यहाँ पर जो नीचे की वैल्यू है जो कि आर आर थी, वो चेंज होकर के ए और बी हो गई, यानी कि ए कोई अलग वैल्यू, बी कोई अलग वैल्यू, तो सर्कल नहीं बनता है, तब बनता है इलिप्स। तब क्या बनता है? इलिप्स। अब इसके दो केस है। दो केस में, अगर पहला केस है जब ए बड़ा होगा बी से, और जब बी बड़ा होगा ए से, इन दोनों केस में कैसे इलिप्स बनते हैं? सर्कल के जैसे ही बनेंगे, लेकिन सर्कल नहीं रह जाएंगे। अब क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। किसको इलिप्स मैं कह रहा हूँ, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ए बड़ा है बी के, ए बड़ा है बी से, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए मैं ए वाली, यानी कि एक्स, ये वाली ए वाली वैल्यू को मैं बड़ी कर दूंगा। एक मिनट, एक मिनट। ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को हम बड़ा करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू हो गई ए की, और ये जो वैल्यू है ये आपकी हो गई बी की, ठीक है ना। तो ये देखिए सर्कल का है, लेकिन थोड़ा चपटा हो गया। चपटा क्यों हो गया? क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी थी, बी की वैल्यू छोटी थी, तो ये सर्कल के जैसा बना है, लेकिन थोड़ा क्या हो गया है? चपटा हो गया। अगला ग्राफ देखिए। अगला में बी बड़ा है, इस बार बी बड़ा है, तो हम इस बार किसको बड़ा कर देंगे? बी को बड़ा कर देंगे।
इस बार हम किसको बड़ा कर देंगे, बी को बड़ा कर देंगे। तो बी को जब बड़ा करेंगे तो बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। इस बार देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस बार बी की जो वैल्यू है वो बड़ी है और ए की जो वैल्यू है छोटी है। इन्हीं को कहा जाता है इलिप्स, जो कि सर्कल के जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन ए और बी की वैल्यू बड़ी छोटी होने की वजह से चपटा बन रहा है सर्कल। चपटा बन रहा है सर्कल, यानी जो चपटा सर्कल उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। अगर दोनों की वैल्यू मैं दोबारा से बराबर कर दूं तो दोबारा से ये क्या बनने लगेगा, सर्कल बनने लगेगा। अब आखिर इलिप्स के ग्राफ कहाँ है, तो एक केस मैं आपको बता देता हूँ जो कि एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं। एसएचएम में एक इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। एक और इक्वेशन है जिसका इलिप्स ही बनता है। इसका देखिए ये काम करेगा एक्स एक्सिस का, जो भी है ये काम करेगा एक्स एक्सिस का, जो एक्स है ये काम करेगा वाई एक्सिस का, और इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, इलिप्स के जैसा ही बनेगा। तो ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इसका। अभी के लिए हम आपको बता दिए कि इलिप्स का ग्राफ खींचा कैसे जाता है, कैसी इक्वेशन आती है तो इलिप्स का ग्राफ बनता है, कैसी इक्वेशन आती है तो सर्कल का ग्राफ बनता है, कैसी इक्वेशन आती है तो पैराबोला के ग्राफ बनते हैं, और कैसी इक्वेशन आती है तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ के बारे में जितने तरह के ग्राफ बन रहे थे उतने तरह के ग्राफ के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। ग्राफ में अब थोड़ी सी छोटी छोटी बातें करनी है, जैसे कि स्लोप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो स्लोप के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि स्लोप कैसे हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और स्लोप के एरिया के बारे में। स्लोप के एरिया के बारे में उतना हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। जिस तरह के फार्मूले होंगे उस तरह का एरिया देगा, ठीक ना। उस तरह का एरिया देने का मतलब ये है कि जैसे v वर्सेस t अगर मैं ग्राफ ले रहा हूँ जो मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। a वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया है वो देता है वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, ये तो सिर्फ मोशन में देगा, वो भी एक स्पेशल ग्राफ्स में देगा जो ग्राफ है, हर सारे चैप्टर में तो देगा नहीं। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरह के फार्मूले आएंगे, और अलग अलग ग्राफ का जो एरिया है वो अलग अलग चीज देगा, ठीक। तो अभी हम एरिया पे उतनी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे तो स्लोप पे थोड़ा बहुत और एरिया पे। एरिया पे उतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन एक ग्राफ से दो चीज़ें निकाली जा सकती है, एक स्लोप निकाली जा सकती है और एक एरिया निकाल सकते हैं। तो हम एरिया के बारे में तो ये बात नहीं करेंगे, हम हर चैप्टर में ही इसकी बात कर लेंगे, इन एवरी चैप्टर्स जहाँ पर भी एरिया पॉसिबल है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ कि जो v वर्सेस t का ग्राफ है, v वर्सेस t का ग्राफ है, उसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। a वर्सेस t का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक। मेन बात करते हैं स्लोप की। हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो स्लोप है उसका साइन किस तरह वेरी कर रहा है, कब पॉजिटिव रह रहा है कब नेगेटिव रह रहा है, बस पहचानने के लिए। आइडिया तो मैं दे चुका हूँ स्लोप के बारे में, बस पहचानना हमें कि कैसा ये कर रहा है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये कुछ ग्राफ ऐसा रहा, हमने यहाँ पर 3 लाइनें आपको दिखाई, ठीक। पॉइंट का नाम मैं दे दूं ताकि हम आपको हर एक पॉइंट पर किस तरह का ग्राफ आ रहा है ये हम आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सपोज कर इस पॉइंट को हमने कहा ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ बी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ डी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ ई, ठीक ना। ये 5 पॉइंट हमने आपको दिखाए हैं, पांचों पॉइंट पर कितना इसका मतलब कैसा इसका स्लोप है, निगेटिव है पॉजिटिव है कैसा है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट पर मैं लेता हूँ ए पर, ए पर ए पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो जब 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो एम की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी पर भी देखिए, बी पर भी देखिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल अगर बनेगा तो एम की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आने वाली है, पॉजिटिव। सी पर देखिए, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस को चलकर अगर एंगल लेंगे तो सी पर जो एंगल है, सी पर जो एंगल है वो है 0 डिग्री, और अगर 0 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। डी पर अगर मैं एंगल की बात करूं तो देखिए पॉजिटिव एक्सिस में चलकर
एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे तो यहाँ पर जो डी है पॉइंट, वहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, और जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा दिखेगा तो एम की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर मैं ई पर बात करूँ तो ई पर भी पॉजिटिव एक्सिस में चलकर एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल है तो यहाँ पर भी जो थीटा आपको दिख रहा है वो भी 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एम की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसा एंगल रहता है तो कैसा स्लोप यानी पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक ग्राफ दे करके आपको समझाना अनिवार्य था, नहीं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज। ठीक। अच्छा, कुछ ग्राफ दे करके, कुछ एग्जांपल दे करके हम आपको और क्लियरिटी दे रहे हैं कि ग्राफ का स्लोप कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके मोशन में स्टार्टिंग में ही आपको ग्राफ देखने को, यानी कि आपका सेकेंड चैप्टर में ही ग्राफ देखने को मिल जाएगा, सेकेंड चैप्टर में ही ग्राफ देखने को मिलने लगेंगे। तो ग्राफ खींचते हैं कुछ ये आपका एक पैराबोला का ग्राफ है, और यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ये देखिए इंक्रीज करता जा रहा है, और आगे जाते जाते ये लगभग 90 डिग्री तक चला जाएगा। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री से बढ़ता 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 90 डिग्री की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है, और जब थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, अगर मैं इसी ग्राफ को उल्टा बनाऊं ऐसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, ठीक ना। तो इस ग्राफ में जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, तो स्लोप भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, स्लोप भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इतने तरह के ग्राफ यूज होते हैं फिजिक्स में, ग्राफ के बारे में आपको एक सिंपल आइडिया दे दिया। बाकी तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, जो मैं इन्हीं ग्राफ्स की हेल्प से उन फिजिकल क्वांटिटी के, उन फार्मूलों के, जिसके भी ग्राफ खींचने के लिए बोला जाएगा, हम इन्हीं की हेल्प से उनका ग्राफ खींचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।